हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस .com में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 8 चैप्टर जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज। इसी का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका बहुत मजे के साथ लगभग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आईनी अकबरी के बारे में, अबुल फजल के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आइन को जो 5 भागों में यानी कि आईनी अकबरी को जो 5 भागों में बांटा गया उसका संकलन के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और अबुल फजल के आईनी अकबरी के बारे में पढ़ेंगे, चांदी का दबाव बहाव के बारे में पढ़ेंगे और मनसबदारी व्यवस्था और अकबर बादशाह ने जमीनों का वर्गीकरण हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया। तो पोलज हो गया, परोटी हो गया, चचर हो गया, उसके बाद बंजर हो गया, कैसे कैसे किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भू राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है प्लीज पहले जाकर उसको देखें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा या फिर वो वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही देखें, आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और पार्ट 1 पार्ट 2 में लगभग पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिया गया। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको जैसे कि बताया था कि उसमें दोस्तों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जो कि मैंने आपको कहा था। इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए, बंगाल में एक औसत किसान की जमीन का ऊपरी सीमा जो 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले को जो है आसामी को अमीर कहा जाता था। आसामी का मतलब क्या बताया था मैंने, किसान। ठीक है, आसामी का मतलब किसान, रैयत का मतलब किसान और उसी को यानी कि 10 एकड़ से ज्यादा अगर जिसको जमीन होता था उसको अमीर समझा जाता था। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंचाई तथा तकनीक वगैरह कैसे होती थी तो पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़े। तंबाकू का प्रसार, तंबाकू पे कौन बैन लगाया था, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल साम्राज्य में कौन सा शासक है जो कि तंबाकू पर बैन लगाया था, तो वो है जहांगीर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है जाकर देखेंगे, क्योंकि दोस्तों थ्योरी पढ़ने से यानी कि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या होता है कि आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप आराम से दे सकते हैं। चैप्टर के 20 से पूछे, कहीं से भी पूछे, अगर आप थ्योरी पढ़े हुए रहेंगे तो। ठीक है, कैसे कैसे पंचायत मुखिया वगैरह होती थी मुगल साम्राज्य में 16वीं-17वीं शताब्दी में, उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, पूरा गांव का नियंत्रण रखता था एक मुखिया, तो उसके बारे में पढ़े पार्ट 1 पार्ट 2 में, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग पार्ट 3 को शुरू करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भू राजस्व प्रणाली, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो भू राजस्व प्रणाली यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक प्रकार का जमीन को यहाँ पर जमीन का टैक्स लिया जा रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे टॉपिक शुरू करेंगे। जो भी आपको नोट करने के लिए बोलेंगे कीजिएगा और जो आपको इंपोर्टेंट लगे उसको भी नोट कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। भू राजस्व के इंतजाम को 2 चरण में गया था। मतलब जो जमीन से जो मिलने वाला टैक्स था वो जो मुगल साम्राज्य है उसका आर्थिक बुनियाद वही था, यानी कि जो जमीन से उसको टैक्स मिलता था, जो कर मिलता था, समझ गए। और उसी को क्या बोलते हैं, भू राजस्व प्रणाली बोलते हैं। भू राजस्व में जो है 2 चरण था। पहला चरण ये था कि सबसे पहले टैक्स का निर्धारण कर लो, यानी कि टैक्स जो है वो फिक्स कर लो कितना लेना है आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इतना जमीन है तो इतना परसेंट एक फिक्स कर लिया। ठीक है, और दूसरा चरण था वास्तविक वसूली, उसके बाद वसूली पे चले जाओ। बस ये 2 प्रकार का था, आपको यही चीज लिखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, अमील गुजर या राजस्व वसूली करने वाले के कामों की सूची में अकबर ने आदेश दिया था कि जहां से उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतीहर नगद भुगतान करे। मतलब जो भू राजस्व प्रणाली, जो जमीन के मालिक हुआ करते थे उनको जो टैक्स देना पड़ता था, तो अकबर का कहना था, यानी कि जो शासक है उसका कहना था कि जहां तक हो सके वो नगद भुगतान करे, कोई टैक्स वगैरह बकाया नहीं। ये नहीं कि 1 महीने का 1 साल बाद देंगे वगैरह वगैरह, वैसा कुछ भी नहीं। वही फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की प्रयास करता था, समझ गए। और राजस्व जब यानी टैक्स जब देता था तो उस समय जो राजा होते थे यानी कि जो जमींदार होते थे वो राजा को ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करता था, कोशिश करता था, क्योंकि दबाव वगैरह बनाया जाता था। ऑब्वियसली बात है, कोई भी ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहेगा। अब देखिए, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतीहरी की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए, समझ गए। तो 1665 ईस्वी में औरंगजेब जो है वो अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिया कि जितने भी गांव है खेतीहरों की जो संख्या है गांव में उसका सालाना हिसाब रखा जाए, ब्यौरा सारा चीज डिटेल में लिखा जाए, रखा जाए। अमीन एक मुलाजिम होता था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो रहा है या नहीं। तो अमीन जो होते थे वो एक प्रकार का मुलाजिम होता था जिसका जिम्मेदारी क्या था, यह सुनिश्चित करना था कि जो प्रांत में राजकीय नियम है, जो नियम उन्होंने लागू करी है किसान की रिगार्डिंग, मजदूर की रिगार्डिंग, जो भी टैक्स की रिगार्डिंग, तो वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, बस उसी को पालन हो रहा है कि नहीं, उसी चीज को जो है अमीन देखते थे, समझ गए। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, अच्छे से लिखेंगे भू राजस्व प्रणाली के बारे में, यानी कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अकबर बादशाह ने जमीनों का वर्गीकरण हर एक के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया था, समझ गए। यानी कि मैंने आपको अभी कहा कि जो टैक्स है वो कि निश्चित नहीं था कि आपके पास इतना जमीन होगा तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, इतना फसल उग जाएगी, नहीं। हर एक किसान के लिए अलग अलग उन्होंने बिना मतलब का उसको फिक्स कर दिया था कि आपको इतना देना ही है, चाहे आप डूबे या फिर उठे, वैसा वगैरह कुछ नहीं था, समझ गए। देखिए, कई प्रकारों में बांटा था, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका पोलज।
वह जमीन जिसमें एक के बाद एक सभी तरह की फसल की खेती की जाती है तथा जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है, तो उसको कहता है पोलज। तो उन्होंने जो अलग अलग राजस्व निर्धारित किया था उसमें से एक राजस्व क्या था, पोलज था, जहां पर पोलज के द्वारा टैक्स उसको लिया जाता था, यानी कि वो जमीन जिसके एक के बाद एक फसल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दो फसल होता है, एक बार गर्मी में एक बार ठंडा में, या फिर कभी कभी तीन होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा भी मिट्टी होता है जिसमें लगातार फसल चलती रहती है, तो उसी को पोलज में बांटा गया। और वह जमीन, पोलज का मतलब यही हो गया कि वह जमीन जिसके एक के बाद एक सभी तरह की फसल की खेती की जाती है, उसे हम लोग कहते हैं, इसको कभी खाली नहीं जोड़ा जाता, उसी को हम लोग पोलज कहते हैं। एक आपका था प्रोती, वह जमीन जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती करना रोक दी जाती है ताकि खोई हुई उर्वर क्षमता वापस आ जाए। जैसे कि आप लोग को मालूम है, अगर खेत को खाली छोड़ देंगे तो उसका जो उर्वर शक्ति है वो बढ़ जाता है, समझ गए। तो उसी वो जो कैटेगरी है वो किस में आता है, प्रौती में आता है, यानी कि वह जमीन जिसमें कुछ दिनों के लिए खेती करना रोक दे, छोड़ दे, ताकि खोई हुई जो उर्वर क्षमता है वो वापस आ जाए। तीसरा जो आपका प्रकार था वो था चचर। इस प्रकार की जमीन को 3 या 4 वर्षों तक खाली छोड़ दी जाती थी। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, नॉलेज के लिए आपकी बहुत अच्छी बात है, अगर कोई जमीन 3 से 4 वर्ष के लिए छोड़ दी जाए तो उसको बोल सकते हैं चचर, समझ गए। और एक था बंजर, तो बंजर का मतलब तो जानते ही है, जिस पर 5 या उससे अधिक वर्षों में खेती नहीं की गई हो उसको हम लोग बंजर जमीन बोल देते हैं, समझ गए। जैसे कि फील्ड वगैरह है उसको हम लोग बंजर एक प्रकार का बोल सकते हैं, ठीक है। रेगिस्तान वगैरह उसको बंजर बोल सकते हैं। तो अकबर बादशाह जो है जमीनों का वर्गीकरण हर एक के लिए अलग अलग किया था, तो वो कुछ इस प्रकार का था, समझ गए। अब देखिए मनसबदारी व्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में, लघु उत्तरी में आपका पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र जिसको बोलते हैं मनसबदारी था, यानी कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था जो थी उसके शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था जिस पर राज्य की सैनिक नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी, समझ गए। तो जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी, यानी कि जो राज्य का सैनिक होता था, जो नागरिक होता था, उसको एक प्रकार का कौन समझता था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर आता था, जिसको हम लोग मनसबदारी बोल सकते हैं, समझ गए। जबकि उनमें से ज्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के द्वारा भुगतान किया जाता था, और उनका जो सैलरी होती थी, जो उसको मंथली मिलती थी, सैलरी मिलती थी, तो उसका जो भुगतान है वो राजस्व के आवंटन के द्वारा भुगतान किया जाता था अलग अलग हिस्सों में से, समझ गए। अलग अलग हिस्सों में जो उसको राजस्व मिलता था, जो उसको टैक्स वगैरह मिलता था, आसान भाषा में समझे तो उसी के द्वारा वो भुगतान करता था, सैलरी मिलता था। वहीं से किया ही जाता है, अभी भी देखिए टैक्स लिया जाता है, इन्हीं से जो है सरकारी टीचरों को, सरकारी जितने भी चीजें, सैनिक वगैरह, आर्मी वगैरह, सभी को इसी से पेड किया जाता है, समझ गए। देखिए अब चांदी का बहाव, समझ गए, ये चीज आपको मनसबदारी व्यवस्था समझ में आ गई मुझे लगता है। अकबर बादशाह ने जमीनों का वर्गीकरण, उसके बाद आपका एक तीसरा टॉपिक था भू राजस्व प्रणाली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा या फिर अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए चांदी का बहाव, 16वीं-17वीं सदी में सत्ता तथा संसाधनों पर अपनी एकड़ मजबूत बनाने में मिंग साम्राज्य चीन में, सफावी साम्राज्य ईरान में तथा ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में कामयाब रहे। तो चांदी का भाव जो है यहाँ पर 16वीं-17वीं सदी की बात हो रही है, तो आपको जैसे मालूम होगा 16वीं-17वीं शताब्दी में जो संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए जो एक मिंग साम्राज्य था वो कहां पर था, चीन में था। मिंग साम्राज्य कहां पर था, चीन में था। सफावी साम्राज्य जो है वो ईरान में था, सफावी साम्राज्य ईरान में था, और वहीं पे ऑटोमन साम्राज्य जो है वो तुर्की में था। जैसे कि आप लोग को मालूम है सल्तनत उस्मानिया ऑटोमन साम्राज्य जो कि हाल ही में खत्म हुआ, तो वो कहां पर था, तुर्की में था, और ये जो है कामयाब रहे थे। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई, इसका बड़ा भाव भारत में आया, जो भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी। परिणाम यह हुआ कि 16वीं से लेकर 18वीं सदी के मध्य भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छा संतुलन बना रहा, ठीक है। तो एशिया में भारी मात्रा में जो चांदी आया था, तो इसका जो बड़ा भाग है वो भारत में आया, लेकिन भारत के लिए अच्छा था क्योंकि ये चांदी के प्राकृतिक संसाधनों की थी, यानी कि एक नेचुरल था। परिणाम यह हुआ कि 16वीं-18वीं शताब्दी के मध्य जो धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छा संतुलन बना रहा था। 16वीं-18वीं में बाद में अंग्रेज पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो कुछ इस प्रकार का जो है चांदी का बहाव वगैरह था, जो कि मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए अबुल फजल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है दोस्तों। आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, बस आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में हो गया, टेलीग्राम में हो गया, या तो वीडियो शुरू होने से पहले या फिर वीडियो खत्म, जैसे कि अभी खत्म होगा उसके बाद फिर आपको शेयर कर देना अपने दोस्तों को, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे कि आप देखते हैं कि एक पॉइंट एनसीईआरटी से रिगार्डिंग आपको लिया जाता है और एक अपने लैंग्वेज पे अपनी भाषा में आपको समझाया जाता है, पूरा नोट किया जाता है, टाइपिंग किया जाता है, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आप लोग प्लीज मेरी मनोबल इच्छा को अपने से आप लोग जरूर बढ़ाइएगा। अब देखिए अबुल फजल की आईनी अकबरी, अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी कि 1598 ईस्वी में 5 संशोधन यानी कि मॉडिफिकेशन के पश्चात इसे पूरा किया गया था। मतलब
अकबर का शासन का 42वें वर्ष में यानी कि 1598 ईस्वी में जो 5 संशोधन किया गया था, इसे पूरा किया गया था। यानी कि 5 संशोधन के बाद आईने अकबरी को पूरा किया गया था। एक प्रकार का ऐसे बोल सकते हैं कि उसको बार बार सही करके यानी कि टोटल 5 बार किया। उसके बाद ये अबुल फजल की जो आईने अकबरी किताब थी वो पूरा हुआ। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का परिणाम था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के आदेश पर अबुल फजल उठाया था। ठीक है, तो आईने अकबरी जो है वो आंकड़ों के वर्गीकरण यानी कि मैंने जैसे कि वीडियो के शुरू में पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने पढ़ा है कि वो जो है यानी कि आईने अकबरी में लगभग सारा चीज दिया हुआ रहता था, कैसे किसके साथ क्या हुआ, कैसे किसको मारा वगैरह, कैसे कैसे टैक्स होता था, कैसे कैसे कर होता था, आर्थिक स्थिति क्या थी, यानी कि सारा चीज का ब्यौरा जो है वो आईने अकबरी में था। और आईने अकबरी का जो वर्गीकरण है वो एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का जो परिणाम था, जिसका जिम्मा कौन बादशाह अकबर जो है वो अबुल फजल को दिया था और उसी को आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था। इस परियोजना का परिणाम था कि अकबरनामा जिसे 3 जिल्दों में रचा जाए, पहले 2 जिल्द ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। तो 3 जिल्द का मतलब एक प्रकार का समझ सकते हैं भाग। तो इस परियोजना का जो परिणाम यही था कि अकबरनामा जो है उसे 3 जिल्दों में 3 भाग में रचा गया यानी कि लिखा गया। और पहला 2 जिल्द में सिर्फ ऐतिहासिक दास्तान थी, सिर्फ ऐतिहासिक दास्तान। ठीक है, और तीसरा जिल्द में आईने अकबरी को शाही नियम कानून के सारांश तथा साम्राज्य के एक राजपत्र, जिसको हम लोग बोल सकते हैं गैजेट की सूरत में संकलित किया गया था। और आईने अकबरी को जो शाही नियम मतलब क्या हो गया, जो बादशाह वगैरह के नियम हुआ करते थे, सारांश साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया था तीसरे जिल्द में। ठीक है, आईने अकबरी दरबार, राजस्व के स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, प्रशासन, सेना संगठन, लोगों के धार्मिक रिवाज, साहित्यिक सांस्कृतिक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करती है। और आईने अकबरी जो है वो दरबार, वो राजस्व का स्रोत के बारे में यानी कि राजस्व का क्या क्या स्रोत होता था, कैसे कैसे आता था, उसके बाद अकबरी साम्राज्य के बारे में यानी कि अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल के बारे में, प्रशासन के बारे में, सेना संगठन के बारे में, लोगों के धार्मिक रिवाज, जाति वगैरह के बारे में, साहित्यिक सांस्कृतिक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है ये आईने अकबरी। समझ गए। अब देखिए, आईन जो है 5 भागों का संकलन है, जिसके पहला 3 भाग प्रशासन का विवरण कर देता है। प्रशासन का विवरण, प्रशासन जो हम लोग जानते हैं, तो आईने अकबरी जो है 5 भागों का संकलन है, जिसके पहला भाग में क्या 3 भाग प्रशासन का विवरण है। दूसरा भाग में दोस्तों सिपाही, आबादी, सैनिक, नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में। इसी भाग में शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों तथा कलाकारों की संक्षिप्त यानी कि छोटी छोटी जानकारियां, जीवनियां जो है उसका शामिल है। समझ गए। तो दूसरा भाग में क्या क्या है, सिपाही, आबादी, सैनिक। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे। सिपाही, आबादी, सैनिक, नागरिक प्रशासन, नौकरों की व्यवस्था के बारे में इसी भाग में है। शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों तथा कलाकारों की संक्षिप्त जो जीवनियां है वो इसी में शामिल है। अब तीसरा में क्या है, तीसरा भाग में मुल्क आबादी, वह भाग है जो कि साम्राज्य और प्रांतों के वित्तीय पहलुओं, राजस्व के दरों यानी कि टैक्स के बारे में। जो मुल्क आबादी थी वह भाग जो कि साम्राज्य और प्रांत के जो वित्तीय पहलुओं को और वित्त यानी कि टैक्स जो वगैरह जो लिया जाता था राजस्व के, उसी का विस्तार पूर्वक जानकारी देता है तीसरा भाग। ठीक है, 12 प्रांतों का बयान यानी कि देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार तथा उसके रख रखाव से संबंध रखती है। ठीक है, तो पहला जो आबादी यानी कि पहली जो किताब है वो शाही घर के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके रख रखाव के बारे में, उसी से संबंध रखती है मंजिल आबादी के नाम से। दूसरा है मुल्क आबादी, यह उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र प्रदान करती है। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 5 भागों के बारे में बताया। पहला 3 भाग में प्रशासन, दूसरा में आपका सिपाही, आदि, सैनिक, नागरिक प्रशासन, अफसर, विद्वान, कवि और कलाकार, संक्षिप्त जीवनियां वगैरह दिया हुआ। तीसरा में मुल्क आबादी हो गया, आपका वित्तीय पहलू हो गया। ठीक है, उसी का राजस्व के दरों यानी कि किस प्रकार का टैक्स लिया जाता था राजस्व से, उसके बारे में दिया हुआ वगैरह है। उसके बाद मंजिल आबादी है, चौथा भाग में आपका मंजिल आबादी से पहली किताब, ये संकलन है आपका, एक प्रकार का भाग नहीं संकलन बोल सकते हैं, किस प्रकार लिया गया। और पांचवा आपका मुल्क आबादी यानी कि यह उत्तर भारत की कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र प्रदान करती है। चीजें आपको समझ में आ रही है। अब एक महत्वपूर्ण अंतराल, वर्ष और उनके प्रमुख घटनाक्रम यानी कि कौन से दिन में, कौन से ईयर में कौन कौन सा घटना हुआ, इस चीज को समझ लेते हैं। उसका जो आपका चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज अच्छे से देखेंगे, ये नहीं कि वीडियो को छोड़ के भागना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं, जबकि इतना अच्छा से आप लोगों को करते हैं। बस क्या कहानी के जैसे सुनना, हिस्ट्री क्या सुनने में कितना मजा आता है। चलिए, 1857 को अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेज गद्दी से हटा देता है तथा देश निकालकर रंगून यानी कि म्यांमार भेज देता है। तो यहाँ पर आपका 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले भाई किसको निकाला, अंतिम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है। सबसे पहला कि अंतिम मुगल बादशाह जो है कौन था, वो बहादुर शाह जफर था। दूसरा चीज, कब उसको निकाला गया था गद्दी से, 1857 में निकाला गया था।
तीसरा चीज, उसको कहाँ भेज दिया गया था भाई, तो उसे जो है रंगून यानी कि म्यांमार, जो कि म्यांमार में पड़ता है, वहीं पे उसको भेज दिया गया था। तो समझ रहे हैं कितना ऑब्जेक्टिव बनता है। अब अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे, 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हरा देता है। तो अहमद शाह अब्दाली किसको हराता है, पानीपत को हराता है। कौन से युद्ध में, तीसरे युद्ध में, कब, 1761 ईस्वी में। तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तीसरा है आपका 1765 में बंगाल की दीवानी, जिसको हम लोग अधिकार, बंगाल की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाती है। बंगाल की दीवानी क्या होता है समझिए। बंगाल की दीवानी 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल वंश के बादशाह थे, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। समझ गए। तो बंगाल की दीवानी एक प्रकार का बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए आगे। दीवानी प्राप्त करने का मतलब यह था कि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने यानी कि टू कलेक्ट रेवेन्यू का अधिकार प्राप्त था। इस सब के बदले में कंपनी बादशाह शाह आलम द्वितीय को रुपया दिया करते थे। तो दीवानी का मतलब आपको एक प्रकार समझ में आ गया। दीवानी का मतलब यही होता है कि जो बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से जो राजस्व वसूले जाते थे, जो एक प्रकार का रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे यानी कि टैक्स लिए जाते थे, उसका अधिकार जो है बादशाह को प्राप्त था, जिसका नाम था शाह आलम। और ये क्या करते थे, वो अंग्रेजों को कंपनी को देते थे और उसको जो है इसके बदले रुपया दिया जाता था। समझ गए। तो शाह आलम द्वितीय को रुपया दिया जाता था इन सब के बदले। तो बंगाल की दीवानी जो है वो 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय, जो कि मुगल वंश के बादशाह थे, उसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। तो बंगाल की दीवानी का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए, अब 1739 में नादिर शाह भारत पर हमला कर दिल्ली को लूट लेता है। कब, 1739 में जो नादिर शाह है वो भारत पर हमला करता है। तो कौन हमला करता है भाई, कौन हमला करता है, नादिर शाह हमला करता है। कब करता है, 1739 में। भारत, जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन का टिक लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, एक पॉइंट है। 1565 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर जो है पहला मुगल बादशाह बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि पहला मुगल बादशाह कौन है, वो अकबर, बाबर है, आप लोग जानते हैं जैसे कि। और वो किसको हराया था भाई, तो 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान है इब्राहिम लोदी, उसी को हराया था 1526 में। और उसके बाद वो पहला मुगल बादशाह बन जाता है। 1658 से लेकर के 1707 ये काल जो है किसका होता है, औरंगजेब का शासन काल होता है। यानी कि औरंगजेब जो है वो 1658 से लेकर के 1707 तक राज किया था। उसके बाद 1628 से लेकर के 1658 तक किसने राज किया था, शाहजहां ने राज, यानी कि शाहजहां का शासन काल था। वहीं पे जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर के 1627 तक। वहीं पे अकबर का शासनकाल 1526 से लेकर के 1605 तक। वहीं पे दोस्तों 1555 से लेकर के 56 में हुमायूं खोए हुए राज्यों को फिर से प्राप्त कर लेता। समझ गए। तो हुमायूं जो है वो 1555 से लेकर के 1556 में हुमायूं जो खोया हुआ राज्य था उसको भी प्राप्त कर लेता है। और 1540 से लेकर के 1555 तक शेरशाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवास बनकर रहा है। ठीक है। और 1540 से लेकर के 55 तक जो शेरशाह से हारकर हुमायूं जो है वो सफावी दरबार में प्रवासी बन कर रहा है। उसके बाद 1530 से लेकर के 40 तक हुमायूं के शासन का पहला चरण था। और 1530 से लेकर के 40 तक किसका था भाई, हुमायूं का पहला शासन काल था। फिर 1555 से 1556 फिर हुमायूं का जो है वो वापस उस चीज को ले लेता है। इसका मतलब हुआ कि 1540 से लेकर के 1555 तक वो जो है हार जाता है। वो मतलब कि उस समय जो है शासन उसका अंडर में नहीं रहता है। तो दोस्तों यही कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम थी। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, 1 2 3 आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं बोलते जा रहा हूँ। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, बहुत मजे के साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें आपको पहले ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, फिर आपका इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। फाइनली हम लोगों का 8 चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है। आप लोग को बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और 7 चैप्टर आपका बचा है, ओनली 7 चैप्टर। 7 चैप्टर में जो 3-4 चैप्टर है शुरू का, यानी कि 8 हो गया, 9, 8 तो कंप्लीट हो गया, 9 10 11 12 और एक चैप्टर, लगभग 2-3 चैप्टर कंप्लीट, मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। तो वैसे सभी करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 चैप्टर का आपका कंप्लीट होगा। और मुझे लगता है आपका नवंबर तक जो है सिलेबस आपका हिस्ट्री का वो जो है खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को जम करके व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां भी वो जानते हो नहीं जानते हो शेयर कर दीजिए बस। और प्लीज वीडियो पर एक कमेंट कर दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं और कैसा लगा आपको आज का पढ़ाई। फिर मिलेंगे ना वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द